हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी का आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंट गद्यांश देखने वाले हैं, जो है हमारा राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है, इसके हम 3 सबसे महत्वपूर्ण हम गद्यांश को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर दिलाएंगे। तो आज के इस वीडियो में 10 नंबर हम कंप्लीट कराने वाले हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगा, कॉपी पेन लेकर बैठना है। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन साथ ही लेकर बैठिए। एक एक टॉपिक को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। हम पढ़ने का वाले हैं राष्ट्र का स्वरूप, चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश को हम देखेंगे जी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश ले लिया है। अब एक एक पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ, समझाऊंगा, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले गद्यांश का मतलब क्या होता है। एक ये पैराग्राफ दिया है, इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे और इन 5 क्वेश्चन के आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। यही आपका गद्यांश, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब 2-2 नंबर के। इससे 2 नंबर, फिर से इससे 2 नंबर, फिर इससे 2 नंबर, फिर इससे आपके 2 नंबर और अंत में इससे भी 2 नंबर। तो इस तरीके से 2-2 नंबर सभी के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं एक बार पढ़ के पहले गद्यांश समझा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है कि भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक क्या है, कर्तव्य है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागृत होंगे, उतना ही हमारा राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, पृथ्वी सच्चे, मतलब यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, माता है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा, वह निर्मूल होती है। मतलब लेखक ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा, वो क्या है, निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक क्या है, धर्म है, ठीक है ना। कर्तव्य के साथ साथ क्या है, आवश्यक हमारा धर्म भी है। तो ये था हमारा एक पैराग्राफ। अब इसके नीचे हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके हम सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के क्या लिखा गया है, गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको शीर्षक का नाम बताना है और लेखक का नाम बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले शीर्षक का नाम यहाँ पे और फिर लेखक का नाम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाठ्य का शीर्षक, पाठ्य का शीर्षक। पाठ्य का शीर्षक क्या हो जाएगा जी, पाठ्य का शीर्षक क्या हो जाएगा, पाठ्य का शीर्षक ये किस पाठ्य से लिया गया है। तो आप भी जानते हैं भूमि शब्द आ रहा है, देखिए यहाँ पे भूमि शब्द आ रहा है, बार बार देखिए भूमि शब्द आ रहा है। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्र शब्द बार बार आ रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द, राष्ट्रीयता, पृथ्वी। तो इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। हालांकि हमने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि चैप्टर 1 से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो पता चल ही गया होगा। तो इस तरीके से कुछ हम पता लगा लेते हैं कि किस चैप्टर से पाठ्य पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाता है। जैसे कि राष्ट्र शब्द आ रहा है, तो आप भी पकड़ लिए हैं कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है। तो आप क्या लिख देंगे, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। और लेखक कौन हो जाएंगे इसके, तो लेखक आप क्या लिख देंगे, लेखक हो जाएंगे इसके वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, सबसे पहले पाठ्य का नाम और फिर मतलब लेखक का नाम आपको लिख देना है, ठीक है ना। वो हमने लिखा हुआ है, अभी हम आपको चलिए दिखा देते हैं आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन था, तो देखिए हमने लिखा है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए केवल ओनली आपसे कहे कि गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो चुपचाप आप क्या करेंगे, शीर्षक का नाम यहाँ पे लिखा गया, शीर्षक का नाम क्या लिख दिया गया, राष्ट्र का स्वरूप, और फिर से यहाँ पे लिख देंगे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, बीच में यहाँ पे कॉमा एक तरीके से दे देंगे। परंतु यही आपसे कहे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यदि कह दिया तब आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे लिखना होता है, बट हालांकि ऐसे कम ही पूछता है, ठीक है ना। नॉर्मली ज्यादातर शीर्षक का नाम और लेखक का नाम पूछ देता है, जो कि आपको सिंपल वे में लिख देना है, ठीक है ना। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप समझ के होंगे। दूसरा हमारा कह रहा है भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिए अगर आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, आपने ध्यान दिया होगा, तो अगर हमने अभी पाठ्य में बताया है, इसमें क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यहाँ पे हमसे कर्तव्य पूछा जा रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखिए यहाँ पे शब्द आया था ना कि हमारा आवश्यक कर्तव्य, देखिए यहाँ पे लिखा गया था, अभी मैं आपको दिखा, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से दे रहे होंगे तो आवश्यक कर्तव्य शब्द आ गया। तो इससे आप पहले फुल स्टॉप देखिए कहाँ पर है, यहाँ से उत्पन्न हुआ है, लिखा गया है उसके भौतिक स्वरूप, उसके मतलब क्या कि राष्ट्र मतलब भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक है ना। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमें क्या करना है, राष्ट्र भूमि के भौतिक स्वरूपों की जानकारी करना, उसकी सुंदरता की, सौंदर्य की, उसकी समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम क्या कर सकते हैं, दूसरा का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ चीजों को आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसकी भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को क्या है, पहचानना आवश्यक है, ठीक है ना। तो आवश्यक क्या है, महिमा को पहचानना, लिखा गया है ना, यहाँ पे देख लीजिए कि आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता, तो यही बात लिखा गया है, भौतिक स्वरूप, सौंदर्य मतलब सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो या तो ऐसे लिख दे या तो ऐसे लिख दे, दोनों बात एक ही है जी, ठीक है ना। भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। उसके बाद तीसरा मैं कह रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, मतलब किस प्रकार के राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो देखिए एक निर्मूल शब्द आया ना, इसमें अभी हमने निर्मूल हमने यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे निर्मूल शब्द आ गया है, तो इसका मतलब यहीं पे आंसर होगा। अब देखिए इसका पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से लेकर ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ तक लिख देंगे। देखिए लिखा गया है राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती हैं, लेखक का ये मानना है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो क्या है, निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक ने कहा है कि राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती वह निर्मूल होते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा तो है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अगला हमारा आता है, देखिए ऐसे ही आपको इन सभी में से ढूंढना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देखिए यहीं पे अभी मैंने इसको पढ़ा था, थोड़ा सा मैं एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देखिए हमने यहीं पे पढ़ा था, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। जननी मतलब माता है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं उनकी जननी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, माता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा अंतिम आता है जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे हमसे क्या दिया ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो रेखांकित अंश कहाँ से हैं, तो यहाँ से आपके रेखांकित अंश हैं जी। यहाँ से एक रेखा की तरह दर्शाया गया है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये देख लीजिए, ये आपका रेखांकित अंश है जिसकी आपको पूरी तरीके से व्याख्या करना है, ठीक है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे है आपके कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। फिर से राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का जो क्या है, भाव का अंकुर पलवलित होगा। मतलब जितना लोग राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे, राष्ट्र के विकास में जुड़ेंगे, उतना ही क्या होगा, जो राष्ट्र का विकास होगा वो परवलित होगा, अंकुरित होगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी। ये सब बातें हैं जी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, इसलिए हमें पृथ्वी के बारे में सब कुछ पता होनी चाहिए, सब कुछ, क्या उसकी, किससे उसकी हानि होगी, किससे लाभ होगा, ये सब पता होनी चाहिए। उसकी सुंदरता के पता होने चाहिए, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी महिमा क्या है, पहचानना हमारा क्या है, हमारा आवश्यक धर्म है। और कर्तव्य के साथ साथ केवल कर्तव्य ही नहीं है बल्कि हमारा धर्म भी है, ये याद रखेंगे, ठीक। यही तो, इसी को अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है। थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना है, थोड़ा सा आप इसमें चेंज करके आप लिख सकते हैं। या हमने इसीलिए आपके इजी करने के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगे। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसकी रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु अब उसका क्या है, उसका धर्म भी है। तो देखिए, या तो आप इसी को थोड़ा सा, मैं पीछे ले जाता हूं, इसी को आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपको नहीं आता तो बाबू मैं यही कहूंगा कि इसको आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक तो है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इसका भी ले लीजिए पहले, इसका भी काम आएगा ना, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम अपने दूसरे पर। दूसरा हमारा देख लीजिए, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है, ये सब पूछे गए हैं बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश आता है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने निस्वार्थ प्राप्त किया है, ठीक है ना। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ क्या हुआ है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तदात्म्य प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, तदात्म्य। यहाँ पे ये तदात्म्य शब्द होगा, टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, वही मैं कह रहा था। तदात्म्य, निस्वार्थ भी लिख सकते हैं। तदात्म्य प्राप्त किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्ष से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया हुआ है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है।
इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास के जन नई उठती लहरों को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, अजर अमर है। फिर से जन का सतत वाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये है आपका एक पैराग्राफ। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो पहले ही आपको यहाँ पे कह दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है ना, जन का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। अनंत का मतलब यहाँ पे ये है कि जन का जो राष्ट्रीयता है ना, जन का प्रवाह अनंत होने का मतलब है कि राष्ट्रीयता हमेशा क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है। मनुष्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मनुष्य का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, इसी का यही मतलब है जी। ठीक है ना, तो यही है जी कि जन का प्रवाह क्या है, अनंत होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आप लिख देंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है ना, देखिए इसका हम उत्तर यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। बताइए 2 नंबर आपको यहाँ से मिले ना, 2 नंबर मिल गए। ठीक है जी, दूसरा हमारा क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर आपका यहाँ पे मिल गया जी। दूसरा हमारा कह रहा है कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। शीर्षक आप जान ही गए हैं कि राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक है, और लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पाठ्य का शीर्षक, राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीछे आते हैं। फिर से यहाँ पे लिखा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे रेखांकित अंश कौन से हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से देख लीजिए, ये आपके रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है यहाँ से लेकर, और मैं आपको बताते चल रहा हूँ यहाँ तक। हाँ जी, देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, ये आपका रेखांकित अंश है जिसकी व्याख्या करना है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका मतलब यही है कि जो जन है ना, राष्ट्रीयता, वो हमेशा निरंतर बदलता रहता है। मनुष्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे क्या होता है, बढ़ता रहता है। ये इसका मतलब है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। मतलब सहस्त्रों, लगभग हजारों वर्षों से जो क्या है, मनुष्य है ना, वो भूमि पर अपना अस्तित्व बनाए रखा हुआ है, यही इसका मतलब है। जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब जब तक सूरज की जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वो पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक पृथ्वी पर जो मनुष्य का जीवन है ना, वो ऐसा ही बने रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। यही इसका कहने का मतलब है। तो या तो आप अपने अनुसार, जैसे हमने बोला वैसे आप लिख दें, या आपको थोड़ा सा ही अंतर, थोड़ा बहुत जो भी अंतर, जैसे सहस्त्रों वर्ष है तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि हजारों वर्षों से, तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। लिख देंगे, फुल नंबर ही मिलेंगे। अगर फिर भी उतना नहीं आता, अगर नहीं आता तो आपके लिए फिर भी हमने यहाँ पे उपाय किया हुआ है रेखांकित अंशों की व्याख्या में। देख लीजिए यहाँ पे क्या हमने लिखा हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। मतलब जन का प्रवाह अनंत होता है, उसका मतलब यह है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। ठीक है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा, जीवन भी अमर रहेगा। यहाँ पे लिख दीजिए जीवन भी अमर, जीवन भी क्या रहेगा, अमर रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया जी। तो या तो आप ये लिख लें, और नहीं तो आपको यहाँ से थोड़ा बनाकर लिख लीजिएगा। बात दोनों आप पर निर्भर करता है जी। वैसे दोनों में फुल नंबर ही मिलेंगे, उसमें कोई कटता नहीं है नंबर, आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला हमारा आता है सूरज की रश्मियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है।
सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ना कि सूरज की रश्मियाँ, देखिए शब्द आया है ना, तो यही से हम लिख देंगे कि सूरज की रश्मियाँ नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो या तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिख दें, या तो हम थोड़ा सा आपको बनाकर भी यहाँ पे लिख दे हैं कि सूरज की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है ना, मतलब इसके प्रभाव से क्या होता है, सूरज की जो रश्मियाँ, सूरज की जो किरणें पड़ती हैं, उससे राष्ट्रीय जन जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनका जीवन क्या होता है, अमर रहता है। यही तो कहा जा रहा है। तो या तो आप ये लिख दें, हालांकि दोनों में आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, तो जैसे आपको अच्छा लगे, ये छोटा है ऐसे याद कर लें, या आप चुपचाप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है घाटों के निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण, घाटों का निर्माण का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे शब्द आया है घाटों का निर्माण, तो ये शब्द कहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो घाटों का निर्माण का आशय ये है कि कोई भी मनुष्य है तो मनुष्य के कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के अनेक पदचिन्ह छोड़ना है। तो या तो आप ये लिख दें, या चुपचाप आप यहाँ से लिख देंगे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, यही आप लिख देंगे। ठीक है ना, तो फिर भी आपको यहाँ से भी फिर से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाकर लिखने आना चाहिए दोस्त, आना ही चाहिए, नहीं आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको आए, अदरवाइज एक ही रास्ता है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, इसको भी ले लीजिए। हाँ जी, चलिए ले लिए ना। चलिए नेक्स्ट अपना आप आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट और गद्यांश पर। ये हमारा अंतिम इस चैप्टर का गद्यांश है जिसको तैयार करना है कि यह प्रमाण, यहाँ पे प्रमाण नहीं प्रणाम है, तो यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भूमि पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी चिरधन पर क्या है, राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करते हैं, उसे ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह निस्वार्थ धर्म है। ठीक है ना, कर्तव्य के साथ साथ निस्वार्थ, बिना स्वार्थ का क्या है, एक धर्म भी है। चलिए ये हमारा एक क्या है, एक पैराग्राफ है। अब इसके नीचे फिर से हमें क्या दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमसे कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ्य का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यही चुपचाप हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। इससे हमें क्या मिल गए जी बाबू, इससे हमें 2 नंबर मिल गए। ठीक है ना, चलिए पीछे आते हैं। पीछे हमारा दूसरा कह रहे हैं कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको परेशानियाँ आती है कि सोचते हैं कैसे लिखें, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फिक्स करना है। जैसे दृढ़ भित्ति शब्द आ गया, राष्ट्र का भवन शब्द आ गया, ये शब्द इसमें ढूंढना है कहाँ पर है, तो ऐसे ढूंढेंगे फिर लिखेंगे। देखिए दृढ़ भित्ति, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दृढ़ भट्टी क्या रह गया है ना, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे गलत किया गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ भूमि नहीं होगा,
भित्ति होना चाहिए। ठीक है ना, भित्ति होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे दृढ़ भित्ति आया, फिर से राष्ट्र का भवन, दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो इससे पहले इसी का मतलब क्या है, इससे पहले वाले शब्द। तो यहाँ पे लिखा गया है यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का क्या है, दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसका मतलब क्या, यहाँ से आपका कह रहा है कि भूमि और जन का, ठीक है ना, यहाँ पे आपसे कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। भूमि और जो जन है ना, इसका दृढ़ बंधन ही क्या करता है, दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन क्या किया जाता है, तैयार किया जा सकता है। मतलब भूमि और जन। तो यही बात आप यहाँ से लेकर यहाँ पे लिखे गया है कि भूमि और जन के दृढ़ भट्टी, यहाँ पे दृढ़ भित्ति पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। किस पर, भूमि और फिर से जन मतलब मनुष्य। ठीक है ना, तो यहाँ से आप चाहें चुपचाप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें, या आप चुपचाप लिख दीजिएगा भूमि और जन के दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इतना लिख देंगे, आपको फिर से क्या मिल जाएंगे, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर तीसरा हमारा आता है किस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने की क्या है, पाने का अधिकार है। मतलब पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। किसे, तो यहाँ पे किसे कह रहा है, किसे पृथ्वी के वरदानों में, तो किसे, यहाँ पे देखिए अब आपको क्या ढूंढना है कि पृथ्वी के वरदान शब्द कहाँ पर आए, भाग का अधिकार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो किसे है, तो यहाँ पे लिखा गया उसे ही। उसे मतलब किसके, इसके पीछे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं कि जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। मतलब चुपचाप आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें इसका आंसर, या आप इसको थोड़ा सा अपने तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं। जन मतलब जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य जो है पृथ्वी के साथ जो माता और पुत्र का संबंध यदि मानता है, ठीक है, पृथ्वी को अपनी माता मानता है और खुद को उसका पुत्र मानता है, ऐसा संबंध यदि है तो वही पृथ्वी के वरदानों में क्या है, भाग पाने का क्या है, उसका अधिकार है। तो इसी बात को या तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें, क्योंकि सभी को मैं जानता हूँ स्टूडेंटों को बनाने नहीं आता बाबू। अगर नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं ना। तो चुपचाप आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें, फुल नंबर मिलेंगे। या आपको थोड़ा सा बनाने आता है तो आप वैसे लिख दें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो लिखा गया है जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। सिंपल सा वही तो यहाँ पे भी लिखा गया है, सेम टू सेम, यही यहाँ से लेकर यहाँ तक यही सेम टू सेम लाइन लिखा गया है। उसके बाद हमारा यहाँ से फिर से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला हमारा आता है कि पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य, यहाँ पे आप देखिए पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य, तो यहाँ पे कोई शब्द यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। मतलब क्या कर्तव्य है जी, तो यहाँ पे माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। इसका मतलब यहाँ से फिर से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका इस चौथे का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, 2 नंबर। क्या है, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, तो माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का क्या है, स्वाभाविक कर्तव्य है। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, अगला हमारा आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे लिखा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब रेखांकित अंश क्या है, पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपसे कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश हैं। मैं आपको 1 मिनट बता दूं।
हाँ जी, कहाँ से है? इसी चट्टान, ठीक है ना, यहाँ से आपका है जी। एक मिनट जी, यहाँ से लेकर ये आपका पूरा, ठीक है ना, उदय होता है। ये आपका 2 लाइन है जी। यहाँ पे चट्टान था तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं ये सब। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे हम खुद। ये चट्टान होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसी का हमें बताना है कि इस चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है, ठीक है ना। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य को कर्तव्य और अधिकारों का क्या होता है, उदय होता है। इसी को अपने शब्दों में या तो लिख देना है या यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब कि लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति पृथ्वी के साथ साथ माता का संबंध जोड़ लेता है, मतलब जब कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, वो पृथ्वी को माता और खुद को उसका बेटा मान लेता है और संबंध जोड़ लेता है, तो श्रद्धा के कारण, मतलब विश्वास के कारण उनका मन में क्या आता है, प्रणाम भाव का उदय होता है। और प्रणाम भाव के इस मजबूती आधार पर राष्ट्र का जीवन अनंत काल तक बना रहता है। यही प्रणाम भाव एक मर्यादा है जिससे राष्ट्र के संबंध में व्यक्ति का अधिकार एवं कर्तव्य का जन्म होता है। तो ये था जी आपका इम्पोर्टेंट क्या है, रेखांकित अंश। तो इसको आप चाहे ना, हर किसी को बनाने या रेखांकित अंश करने नहीं आता, तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। कुछ नहीं आता ना तो चुपचाप आप उतार भी देंगे ना तो 2 नंबर ना तो 1 नंबर तो मिलेगा दोस्त, मिलेगा पर, ठीक है ना। या तो अगर थोड़ा सा आपको बनाने अगर आ रहा है तो उतना कर देते हैं तो बहुत है। तो अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें जी। अदरवाइज वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है दोस्त, ठीक है ना। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का और हिंदी का, इंग्लिश का सबके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम रिवीजन सुबह में करा रहे हैं और शाम को आपको पर डे आपकी क्लासेस चल रही हैं। सोमवार मंगलवार फिजिक्स की चलेगा, बुधवार बृहस्पतिवार केमिस्ट्री और शुक्रवार को आपका हिंदी की क्लास और शनिवार मतलब कल आपके अंग्रेजी की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी। तो कल के लिए आप अगर तैयार हैं तो बने रहें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा या कहिएगा कि सर इंग्लिश की क्लास लाइए कल, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।